देखिए भाई, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से एस्टिमेट करते हैं, वो सारा काम हम समझ चुके हैं। इलस्ट्रेशन भी हमने देखी है। आज उसी से रिलेटेड और प्रैक्टिस करते हैं। एक दो इलस्ट्रेशन जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं उनको हम समझेंगे, और उनकी हेल्प से आपको ये भी पता चल जाएगा कि और जो कुछ फैक्टर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर। ठीक है ना। तो कुछ एक पॉइंट्स हम और कवर कर सकेंगे इस तरह से। तो आपने अब यहाँ बुक ली हुई है इस टाइम, तो इलस्ट्रेशन नंबर है इसमें 9, आप उसे निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ, खैर इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें यही है कि फिक्स्ड कॉस्ट किस तरह से अफेक्ट करेगी। फिक्स्ड कॉस्ट इफेक्ट लिख देता हूँ मैं, ऑन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आज के बाद आगे फिर जब हम करेंगे एक दो इसके एडवांस क्वेश्चन थोड़े से हम और समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। चलिए, तो अब इसमें जो फिगर्स है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई कंपनी जो आपको दे रखी है, इस समय इनका जो करंटली ऑपरेटिंग है 24,000 यूनिट्स करंट लेवल, ये है 24,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स ये भी बना रहे हैं पर एनम, पर एनम। ठीक है, अच्छा, द कंपनी इन द नेक्स्ट ईयर कंपनी जो है कंसिडरिंग टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बाय 50%। कंपनी क्या चाह रही है कि अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है 50% से। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, साथ साथ समझे तो 24,000 यूनिट बना रहे थे, इसको 50% से कैपेसिटी बढ़ा दो, 12,000 यूनिट्स यानी कि एक्स्ट्रा बनाओ। अब आगे से हम 36,000 यूनिट्स बनाना चाह रहे हैं। मतलब अब जब वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट करेंगे तो वहां हम 24,000 के हिसाब से नहीं, 30,000 के हिसाब से करेंगे। बाकी 24,000 पर हमें क्या कुछ दे रखा है जरा वो देखिए। रॉ मेटेरियल पर यूनिट जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट, रॉ मेटेरियल 10 रुपया है, वेजेस वेरिएबल है पूरी 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, ओवरहेड्स ये भी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये 3 रुपये हैं। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग से दे रखे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स ये हैं आपके 2 रुपये, नाम ही फिक्स आगे दे रखे, कुछ और मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट, प्रॉफिट है इसमें 5 रुपये का, और ये है सेलिंग प्राइस। अब इस एक क्वेश्चन से ही कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने पॉइंट्स मैं इसमें डालूंगा उतना ही टाइप का क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, पॉइंट्स इसमें ऐड होते चले जाएंगे। पहले भी बिल्कुल सिंपल जैसा है वैसा ही करेंगे बिना किसी विशेष चेंज के। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन शुरू करें। पॉइंट्स जो इसके अलग से दे रखे हैं वो मैं अभी नहीं कर रहा, मैं डिस्कस करता चलूंगा और बताता चलूंगा, क्योंकि अभी मुझे सारे लिखने पड़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा और डबलिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन को देखिए, इसका सबसे पहले हमें क्या बनाना है, अपना कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट हमें बनाना है, और प्रोडक्शन कितना है अपना, प्रोडक्शन है 24,000 यूनिट्स थी, उसमें 50% बढ़ा दी कैपेसिटी, 36,000 यूनिट्स का हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो 36,000 यूनिट्स के हिसाब से अब हमें अपना कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, आइए देखिए क्या कुछ आता है इसमें। सबसे पहले आप लिखेंगे रॉ मेटेरियल। ठीक है, रॉ मेटेरियल पर यूनिट कितना दे रखा है आपको, रॉ मेटेरियल का अगर आप देखें पर यूनिट आपके पास है 10 रुपये। रॉ मेटेरियल एट द रेट ऑफ ₹10, तो 36,000 गुना 10 हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, 36,000 गुना 10 36,000 यूनिट्स है, और 3,60,000 हो जाएगा।
देन वेजेस जो है एट द रेट ऑफ ₹5, तो 36,000 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 1,80,000, ठीक है। और फिर वेरिएबल ओवरहेड्स आपके जो हैं कुछ नहीं कह रखा तो उनको प्रोडक्शन नेचर का ही मानेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं ये हैं ₹3 पर यूनिट, 36,000 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये बनेंगे 1,08,000। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड, ये हैं ₹2 पर यूनिट, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹2। अब देखो इसमें आप गलती क्या करोगे वो मैं पहले बताया तो जो आप गलती इसमें करने वाले हो, ठीक है। सीक्वेंस में मतलब जब आप करते हुए चले जाते हो फ्लो में तो आपको ध्यान नहीं रहता। अब आप यहाँ लिखेंगे एट द रेट ऑफ ₹2 और 36,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 आप कर देंगे और ये हो जाएगा 72,000। अगर आप निकाल दें तो ये होगा गलत और यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे आप चाहे जो भी कैलकुलेट करेंगे, बड़े ध्यान रखने की बात है, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 2 दे रखे हैं, लेकिन 2 ये 36,000 यूनिट्स के लिए नहीं है। जब कॉस्ट स्ट्रक्चर अपना जब चल रहा था केवल 24,000 यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है, इस लेवल पर 2 आ रहे थे। अब आपको पता है फिक्स तो फिक्स रहते हैं। फिक्स और वेरिएबल में एक चीज आप ध्यान रखकर देखो, वेरिएबल जो होता है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, मान लो मैंने कहा एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट, तो भाई 100 यूनिट के लिए 100 गुना 5, 500, 200 यूनिट के लिए 200 गुना 5 यानी कि 1000, 150 यूनिट के लिए 150 गुना 5 यानी कि 750। तो आप देखो वेरिएबल कॉस्ट जो होती पर यूनिट में सेम रहती है, वो टोटल में चेंज होती है, ठीक है, पर यूनिट सेम वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल में चेंज। और फिक्स कॉस्ट का क्या होता है, फिक्स कॉस्ट ₹2 पर यूनिट आ रही है तो 24,000 गुना 2 कितनी, 48,000। अब अगर आप यूनिट्स जो है 24,000 की जगह 36,000 भी बनाओगे तब भी ये टोटल 48,000 ही रहेगा। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट के लिए ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट का भी अगर मैं इसी तरह से यहाँ लिखना चाहूँ तो आप देखो एग्जाम्पल, मान लो किराया है ₹5,000, तो अगर आपने 100 यूनिट बनाई या 1,000 यूनिट बनाई, चलो तो कितना आया पर यूनिट, 5। अगर आपने 2,000 यूनिट बनाई तो भी ये तो 5,000 ही रहेगा, डिवाइड बाई 2,000, अब ये 2.5 आएगा। और अगर आपने 5,000 यूनिट बनाई डिवाइड बाई 5,000 तब ये 1 रहेगा। तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट के लिए ध्यान रखना, ठीक है, पर यूनिट में तो ये चेंज होगी और टोटल में बदलेगी, नहीं टोटल में सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स तो टोटल में फिक्स्ड, पर यूनिट तो वो बदल जाती है। पर यूनिट 24,000 के हिसाब से कुछ और आ रही थी, अब 36,000 के हिसाब से कुछ और आ रही थी, इसलिए हमें टोटल पर फोकस करना है कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है अब आप यहाँ 24,000 को लेकर आइए, 24,000 गुना 2, ये 48,000 रुपए कितने रहे। अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट इसकी निकालना चाहूँ, 48,000 को 36,000 से डिवाइड करूँ तो ये कितनी बैठ जाएंगे, 48 को 36 से एक बार डिवाइड करके देख लो, 48 डिवाइड बाई 36, ये फिर 1.33 हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। पर यूनिट में यहाँ ₹2 पर यूनिट थी, ठीक है, और 36,000 के हिसाब से मैं करूंगा तो 1.33 पर यूनिट हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स, पर यूनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई एक तरह से, और तो कुछ है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम निकालें, इसका टोटल करें, ठीक है, तो ये कितना बैठ जाता है, 3,60,000, 1,80,000, 1,08,000 और 48,000, 6,96,000। इसमें अपना प्रॉफिट भी अगर आप शो करना चाहो तो दिखा दो, वैसे प्रॉफिट हम यूज तो किया नहीं करते हैं, ठीक है, अनलेस हमें क्वेश्चन में कुछ कहना रखा हो अलग से। तो प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कितना था पर यूनिट, प्रॉफिट था पर यूनिट 5, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रॉफिट भी बदलने वाली चीज है, सेम नहीं आ सकता, प्रॉफिट भी पर यूनिट 5 मत लिखना। प्रॉफिट किससे आएगा, बैलेंसिंग फिगर, सब सेल्स लिखो, सेलिंग प्राइस क्योंकि सेम रहना है, सेल्स हो जाएगी अब 36,000 यूनिट्स,
और गुना 25 के हिसाब से 36,000 यूनिट्स 25 ये आएगी 9 लाख की सेल्स। 9 लाख की सेल्स और 9 लाख की सेल्स से तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, बैलेंसिंग फिगर वो अपना प्रॉफिट कहलाएगा। 9 लाख माइनस 6,96,000 तो 2,04,000 रुपीज ये अपना बन जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, एक काम अपना ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम अपना स्टेटमेंट तैयार करते हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सिंपली इतना कर दे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये अपने अमाउंट के कॉलम। ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखा करते हैं, हम लिखा करते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स में कैश या बैंक बैलेंस अगर कोई हुआ तो सबसे पहले लिखेंगे। अब वो जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन, अब एक बार पूरा पढ़ते हैं आगे जो पॉइंट्स है इसके। रॉ मेटेरियल, ठीक है, इन प्रोसेस फॉर रॉ मेटेरियल विल रिमेन इन स्टोर्स फॉर 1.5 मंथ्स। ठीक है, रॉ मेटेरियल्स कितना रहेगा स्टोर में 1.5 मंथ्स के लिए। इतना इसमें स्पेस को नहीं करिए। चलिए, रॉ मेटेरियल जो है 1.5 मंथ्स के लिए स्टोर में रहेगा। यहाँ कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं, बार बार में स्टोर नहीं करना पड़ेगा। रॉ मेटेरियल 1.5 मंथ। ठीक है, फिर है दी मेटेरियल विल रिमेन इन प्रोसेस फॉर फर्दर 1 मंथ। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जो रहेगा WIP 1 मंथ, 1 महीना वर्क इन प्रोग्रेस में चलेगा वो। ठीक है, सप्लायर्स ग्रांट 2.5 मंथ्स क्रेडिट टू इट्स कंपनी। जो सप्लायर हैं, सप्लायर कौन होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, तो वो हमें क्रेडिट दे रहे हैं 2.5 मंथ्स के लिए, यानी कि क्रेडिटर्स का 2.5 मंथ्स का टाइम मिलेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है कंप्लीशन स्टेज फॉर वर्क इन प्रोग्रेस 50%। वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कंप्लीशन स्टेज दे रखी है। ठीक है, 50% इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल तो 50% एंड 40% इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट 40%। अब ये कहाँ काम आएगा, जब वर्क इन प्रोग्रेस हम निकालेंगे तो हम अभी तक तो क्या करते आ रहे थे, मेटल 100% ले लिया, लेबर ओवरहेड को 50% ले लिया। ठीक है ना, ये मान करके मेटल तो प्रोसेस के शुरू में डल जाएगा, बाकी सारे खर्चे साथ साथ इनकर्ड होते रहेंगे। लेकिन यहाँ साफ साफ दे रखा है तो मेटल उसका 50% करके लेना है, बाकी कन्वर्जन कॉस्ट 40% लेनी है। आगे देखते हैं, फिर है फिनिश्ड गुड्स विल रिमेन इन गोडाउन फॉर 1 मंथ। फिनिश्ड गुड्स 1 महीने के लिए रहेगा गोडाउन में। ठीक है, डेटर्स आर अलाउड ए क्रेडिट फॉर 1 मंथ। डेटर्स का क्रेडिट है 1 मंथ, 1 महीने की उधार हम देते हैं। 50% सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, 50% जो बिक्री है वो क्रेडिट बेस पर है, यानी कि टोटल सेल्स का पहले 50% करना पड़ेगा, फिर हम उस पर डेटर्स निकालेंगे, क्योंकि नकद बिक्री पर डेटर्स नहीं होंगे। और यू में कंप्यूट दी डेटर्स ऑन सेल्स बेसिस। एक चीज और, डेटर्स हम किस पर निकालते आ रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पर निकालते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में कह दिया कि डेटर्स निकाल सकते हैं आप सेल्स बेसिस पर, तो हम सेल्स के बेस पर डेटर्स निकालने वाले हैं। एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज एंड ओवरहेड। तो वेजेज और ओवरहेड यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो इसमें टाइम लैग है 1 मंथ का, 1 महीने की उधार चलेगी यहाँ। और क्या है भाई, आगे है नो इंक्रीज आइदर इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स और सेलिंग प्राइस। जो आपके इनपुट्स है, जैसे मेटेरियल 10 रुपया पर यूनिट था, ठीक है,
आपकी वेजेस 5 रुपए पर यूनिट थी, ओवरहेड 3 रुपए पर यूनिट थे, तो इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर इनमें चेंज होता है तो फिर क्वेश्चन बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन के एंड में कि अगर इसमें बदलाव होता तो फिर किस तरह से क्वेश्चन होता। ठीक है, अच्छा और क्या है सॉरी, लास्ट पॉइंट है अपना नो इंक्रीज, ये हो गया। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रिपेयर ए प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो हमने बना ही दिया है, प्रॉफिट निकाल दिया 2,04,000 रुपए का, एंड ए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट द न्यू लेवल, नए लेवल यानी कि 36,000 यूनिट्स पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एज्यूमिंग द मिनिमम कैश बैलेंस, ये जो सबसे पहले वाली चीज थी वो सबसे लास्ट में ले रखी है 15,000, कैश बैलेंस रखना है 15,000। तो लगभग एक समराइज फॉर्म में मैं इनके पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो कैश अब कितना है, कैश बैलेंस है 15,000, लिख देते हैं लगे हाथ, गिवन है अपने पास। देन रॉ मेटेरियल, रॉ मेटेरियल कितना लेना है, अब तो सारा हम नोट कर चुके हैं, यहीं से देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट में था रॉ मेटेरियल है 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने के बराबर का। रॉ मेटेरियल है कितना टोटल, जरा अपने कोर्स स्टेटमेंट में देखो 3,60,000 का रॉ मेटेरियल है साल भर का, इसमें 1.5 मंथ्स की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, तो 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, देखिए कितना आता है ये, जब आप सोल्व करेंगे तो 45,000 आ रहा है। कर लें 12×3=36, ठीक है, इतना आएगा। फिर नेक्स्ट आता है अपना वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में अभी तक हम ले रहे थे मेटेरियल 100%, बाकी कॉस्ट 50%। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है मेटेरियल 50% लेना है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब वो जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, कन्वर्ट करने वाली सारी कॉस्ट, तो इसमें वेजेस और ओवरहेड सब आ जाते हैं। ठीक है, वेजेस ओवरहेड फिक्स्ड भी आ जाएंगे, वेरिएबल भी आ जाएंगे। तो वेजेस कितनी है अपनी, वेजेस लेनी है 40%, कन्वर्जन कॉस्ट सारी 40% लेनी है, वेरिएबल ओवरहेड भी 40% लेनी है। ठीक है, तो जरा देखिए मेटेरियल कितना 3,60,000, इसका 50% करो भाई, 1,80,000 हो गए। लेबर कितने रुपए की थी, लेबर हमने निकाली हुई थी 1,80,000, इसका 40% करो भाई 72,000। जो अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने 48,000 लिए थे, उनका 40% करो भाई, 48,000 का 40% कितना आता है, 48,000 का 40% 19,200 रुपए, इतने फिक्स्ड ओवरहेड जोड़ने उसमें। और वेरिएबल ओवरहेड्स अपने आ रहे थे 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000 ही थे, 1,08,000, ठीक है बिल्कुल 1,08,000। तो इसका कितना लेना है, इसका भी 40% लेना है, 1,08,000 इसका 40%। तो 1,08,000 का 40% कितना आता है, मैं अभी करता हूँ, 1,08,000 इसका 40% 43,200 रुपये। चलिए टोटल करते हैं इसका, 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 19,200 प्लस 43,200, 3,14,400, ये तो उसके लिए कॉस्ट होएगी, कॉस्ट का बेस निकाल दिया हमने। और अब ये वर्क इन प्रोग्रेस के लिए टाइम था कितना, ये देखो 1 मंथ का, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए 1 महीने का टाइम था। ठीक है भाई, कर देते हैं इसको, वर्क इन प्रोग्रेस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1/12 से, तो 26,200 रुपया वर्क इन प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट। देन फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स किस पर निकलेगा, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है अपनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने देखी हुई है अभी, ये कितनी निकाली थी हमने, 6,96,000। ठीक है, इस पर फिनिश्ड गुड्स कितने टाइम के लिए रहता है, 1 मंथ का, ये देखिए रहा फिनिश्ड गुड्स 1 मंथ। तो चलिए कर देते हैं इसको, पोस्ट कितनी देखी थी अभी हमने, पोस्ट थी अपनी 6,96,000, 6,96,000
और इस पर 1 मंथ का, तो 6,96,000 डिवाइड बाई 12 कर दो एक तरह से, तो 58,000 रुपीज का फिनिश्ड गुड्स। और क्या रह गया, डेटर्स। डेटर्स कितने दे रखे हैं, डेटर्स देखिए, डेटर्स के बारे में अभी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। एक तो हमने ये पढ़ी थी कि डेटर्स सेल्स पे निकालना है। सेल्स कितनी है अपनी, सेल्स है 9 लाख रुपए की, ये सेल्स है अपनी 9 लाख रुपीज की, ठीक है। और आगे हमने पढ़ा था डेटर्स 1 मंथ क्रेडिट है और 50% सेल्स उधार है, तो और ये निकालने हैं सेल्स बेस पर, सेल्स क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हम करेंगे पहले 9 लाख यानी कि सेल्स ले लेंगे, इसका 50% करेंगे और फिर इस पर 1 मंथ के, तो 9 लाख का 50% हो जाएगा 4,50,000 डिवाइड बाई 12, 37,500 रुपए, 37,500 रुपीज के हो गए हमारे डेटर्स। और कुछ है, और इसमें फिलहाल कुछ नहीं है। ये अपनी टोटल करंट असेट्स आ जाएगी, टोटल करंट असेट्स पार्ट 1। टोटल मैं अभी इसका नहीं करूंगा क्योंकि इसी से ही मैं इसमें कुछ, चलो मैं कर देता हूँ टोटल। इसका ही हम टोटल अगर ना करें तो इसमें 1-2 पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं अदर क्वेश्चंस के, ताकि नए नए सारे क्वेश्चन हमें ना करवाने पड़े। तो 1,81,700 इनका टोटल आता है, आप चेक करते रहना। ये आप यहाँ दिखा देंगे 1,81,700। एक बार चलो इसको पूरा कर लेते हैं। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्या है, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या मिलेगा, जो आपके एक तो क्रेडिटर्स, देखो सबसे पहले तो क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, कहाँ से मिलेगी, आप जरा देखो। माल आपने खरीदा है और क्या परचेज आपको अलग से दे रखी है, परचेज की अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि जो अपना ये जो माल हमें जो यूज किया है, कंज्यूम किया है, वो सारा का सारा ही हमने खरीदा होगा। तो सप्लायर्स के बारे में आप यहाँ देख ही रहे थे, 2.5 मंथ्स का क्रेडिट आपको मिल रहा है। तो भाई 3,60,000 रुपए जो हमारा रॉ मेटेरियल कंज्यूम है, उस पूरे को ही ले लीजिए, 3,60,000, 2.5 मंथ्स का, 2.5 डिवाइड बाई 12। क्वेश्चन तो बहुत आसान है पूरा ये, 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 डिवाइड बाई 12, तो 75,000 के हो जाएंगे क्रेडिटर्स। और हमने पढ़ा था वेजेज और ओवरहेड में 1 मंथ की क्रेडिट, तो बस ये कर दो लगे हाथ। वेजेज थी 1,80,000, एक महीने की उधार गुना 1/12 किया, 15,000 बैठ गई। ओवरहेड्स में भी एक महीने की उधार, तो ओवरहेड्स वेरिएबल वाले और फिक्स वाले। वेरिएबल थे 1,08,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/12, 9,000 आ जाएगा। और ये जो अपने दूसरे थे कितने, 48,000 के थे, 1/12, ये बन जाएंगे 4,000। ठीक है, ये टोटल करंट लायबिलिटीज हो जाएगी 75,000 प्लस 15,000 प्लस 9 4 13,000 ये हो गई, तो 1,03,000, 1,03,000। और अब भाई जो इनका डिफरेंस है, इसको हम क्या लिखा करते थे, ये होगी अपनी टोटल करंट लायबिलिटीज पार्ट 2। फिर हम लिखते थे इसको एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज 1 - 2। तो 1,03,000 को घटाना है, किस में से घटाना है भाई, 1,03,000 को लेस करना है 1,81,700 में से। डिफरेंस हो गया 78,700, 78,700। अब क्या क्वेश्चन में कुछ दे रखी है कि रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, जैसा हमने पिछले इलस्ट्रेशन में दिया था, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, ठीक है, नहीं दे रखी, कुछ नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 78,700,
इतनी वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई नए पॉइंट्स इसमें नहीं। तो ये अपना पहला काम जो दिया हुआ था वो गया हो। अब इसमें क्या कुछ ऐड हो सकता है? एक तो यही चीज ऐड हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें वही रिजर्व फॉर कंटिजेंसी के नाम पे 2% जोड़ने, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहूँ तो 78,200 जो आ रहा है, इसमें इसका 2% जोड़ देना, वो यहाँ लिख देना, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और इसमें क्या जोड़ सकता था? और इसमें चीज ये हो सकती थी, जैसे मैं अब आपके पिछले क्वेश्चन का एक पॉइंट उठा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन में नहीं ले रहा, सिर्फ उसमें जो 1-2 पॉइंट्स है उनको मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। उसमें दे रखा था एक एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है, 8th इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। उसमें एक एक्सपेंसेस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और उसके लिए लिखा हुआ है पेड क्वार्टरली एडवांस, ठीक है। मान लो मैं अब यहाँ आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं इसमें से ले लेता हूँ आपका ये वाला खर्चा मान लेता हूँ, जो आपने कौन सा बनाया था, ये फिक्स्ड ओवरहेड वाला, और मैं इसको लिख देता हूँ इसके सामने पेड क्वार्टरली एडवांस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 48,000 रुपए है ना, ये 4 क्वार्टर का मतलब 4, ठीक है, चौथा हिस्सा, तो 4 किस्तों में एडवांस चुकानी है। तो इसकी 4 किस्तें कितनी बैठेगी? 12-12 हजार की बैठेगी। और एडवांस देना है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के कब देने हैं? जनवरी में। फिर अप्रैल मई जून के कब देने हैं? अप्रैल में। इस तरह से तो ये एडवांस देने हैं, तो एडवांस देने तो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस बन जाएंगे। तो उस केस में हमारी जो करंट असेट्स आ रही थी, यहाँ पर हम कर देते कि प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवांस एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी आप देखिए, ठीक है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, क्वार्टरली एडवांस। तो 48,000 था, तो 48,000 डिवाइड बाई 4 करके मैं 12,000 रुपये यहाँ दिखा देता हूँ। फिर इसी तरह से उस क्वेश्चन में एक पॉइंट और दे रखा है, ऑन सेल्स ऑर्डर कंपनी रिसीव एडवांस ऑफ ₹90,000। कंपनी को एक सेल्स ऑर्डर पर 90,000 रुपए का एडवांस मिला। अब ये एडवांस कंपनी को मिला है, तो ये इसकी करंट लायबिलिटीज है। तो अगर ये ऐसा पॉइंट इस क्वेश्चन में होता तो हम लिखते एडवांस रिसीव, जो एडवांस उस कंपनी को मिला 90,000, वो हम यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, हमारी करंट लायबिलिटीज उससे बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या इसमें ऐड लेस हो सकती थी चीजें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसमें मैं एक पॉइंट्स ये डाल सकता था कि जब क्वेश्चन जहां मैंने दिया, मैं लिखता कि फिक्स्ड ओवरहेड जो 48,000 दे रखे हैं ना, फिक्स्ड ओवरहेड, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड मैंने लिखा इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ₹24,000। फिक्स्ड ओवरहेड के ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब किसी के में लिख सकते हैं, जनरली फिक्स्ड ओवरहेड में होगा। फिक्स्ड ओवरहेड जो 48,000 है, इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है भैया, कितने रुपए का? 24,000 रुपए। तो फिर आपको क्या करना था? फिर जो आपने जो 48,000 निकाले हैं ना, ये 48,000 आ रहे थे, 24,000 गुना 2 करके 48,000 आ गए। इस 48,000 रुपए में से फिर आपको करना ये था, ये जो 48,000 आते, इसमें से पहले आप डेप्रिसिएशन घटाए थे 24,000, और केवल कैश कॉस्ट लेते, फिर ये 48,000 हटाकर केवल नकद लागत 24,000 रुपये वो लेते। क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ कि वर्किंग कैपिटल की जो प्रोजेक्शन जो आप करते हो, कैश कॉस्ट के बेस पर भी हो सकती है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट के बेस पर भी हो सकती है, लेकिन कुछ नहीं कह रखा तो जनरली हम कैश कॉस्ट के बेस पर करते हैं। तो इसलिए इस डेप्रिसिएशन को हमें इग्नोर कर देना चाहिए था, और हम इसको यहाँ से निकालते हैं, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता था? इसके अलावा ये क्वेश्चन बजट की तरह बन जाता, फ्लेक्सिबल बजट की तरह। मैं कहता कि भाई आप 50% से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी बाय 50%, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, देयर विल बी ए कंसेशन, देयर विल बी ए डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर साइड ऑफ 5%। जो हमारे सप्लायर है ना, वो हमें रॉ मटेरियल में 5% छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे, ठीक है। वेजिज है, वेजिज भी इकोनॉमिकल पड़ेगी, 2% सस्ती पड़ेगी मान लीजिए, या बढ़ानी पड़ सकती तो बढ़ाने के लिए कह दीजिए। फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 10%, फिक्स्ड ओवरहेड हमारे 10% से बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं कहते, हम फिक्स मानते ही। वेरिएबल ओवरहेड में मान लीजिए मैंने कह दिया कोई चेंज नहीं, तो तब अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता तब हम क्या करते हैं,
फिर हम ये जो 10 रुपए से गुना किया ना, अब 10 से गुना नहीं करते, हम कहते हैं 10 रुपए में 5% डिस्काउंट घट गई, तो अब ये 9 रुपए 50 पैसे से गुना होकर आता है। ठीक है, ये 5 में 2% घटाकर 4 रुपया 90 पैसे से गुना होकर आना चाहिए था। फिक्स्ड ओवरहेड जो हमारे आ रहे हैं 48,000, उसमें 10% जोड़ते, ठीक है, 52,800 रुपये आते, और फिर उसमें अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूड है 24,000, तो वो घटा देते, बाकी अमाउंट लिखा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, और कितने भी पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। एक चीज और जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, वो हो सकता है कि आपको परचेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो, और फिर आप जो आपने अभी सप्लायर्स का निकाला है ना, क्रेडिटर्स का, तो क्रेडिटर्स का अभी तो आप किस तरह से निकाल रहे हैं भाई, आप मान रहे कि जितना आपने परचेज किया, ठीक है, जितना आपने कंज्यूम किया वो सारा का सारा ही आपने परचेज किया होगा, यही मानकर आप क्वेश्चन करते चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आप स्टॉक निकाल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ हो सकता था। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ इसमें इंक्लूड करने की, मैं यहाँ कहता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, मैं बस एक चीज ऐड करता हूँ अपनी तरफ से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल करने को हम ये आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं इस तरह से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल रुपीज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल आपको दे रखा है, मान लीजिए मैंने कहा कि ये है 25,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक, और अब बस इतना ही पॉइंट दे दिया। अब आपको क्रेडिटर्स निकालने, अभी तो आपने क्रेडिटर्स कैसे निकाले हैं, आपने रॉ मेटेरियल कंज्यूम उठाया है सारा 3,60,000, और ये आपको 2.5 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं, तो गुना 2.5 डिवाइड बाई 100 करके इस तरह से करके आपने निकाला है, और ये 75,000 आपका आ रहा है अभी। तो तब क्या होता, तब मैं कहता हूँ कि भाई अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर क्यों ले रहे हो, अब तो आप अपनी जो है परचेज निकालो। परचेज कैसे निकालोगे जरा देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कि पहले से कितना था, प्लस परचेज कितना खरीदा, और उसमें माइनस क्लोजिंग स्टॉक की अभी कितना बचा हुआ है, बाकी आपने यूज कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 3,60,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है यहाँ इस क्वेश्चन में, मैंने आपको कितना दिया था, 25 दिया, 25 है, 25,000, एक मिनट, हाँ जी 25,000 का लिया है मैंने। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने ले लिया इसमें 25,000 प्लस परचेज, परचेज मुझे निकालने, अब आप कहेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो हमें दे रखा है, ये जो हम बैलेंस शीट ही तो बना रहे हैं एक तरह की। तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमने जो एस्टिमेट किया है कि 1.5 महीने के बराबर की रिक्वायरमेंट्स का हमें रॉ मटेरियल रखना है, ये रहा, ये जो हमने एस्टिमेट किया है ये क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक ही तो है। कि क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, 1.5 महीने की रिक्वायरमेंट के बराबर, तो 45,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन से ही आएगा, ये आपको दे रखा होगा, अपने आप जो आपने कंप्यूट किया है उसी को आप यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो माइनस कितना था ये, 45,000। अब यहाँ से आप परचेज निकाल लें, परचेज कितनी हो जाएगी, ये 25 और ये 45, माइनस के तो माइनस के 20, माइनस के 20 इधर आकर जुड़ जाएंगे, यानी कि 3,80,000 रुपीज की परचेज आएगी, और उस केस में क्रेडिटर्स बनेंगे 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 डिवाइड बाई 12। और यहाँ पर भी अगर मैं कह देता हूँ कि आउट ऑफ टोटल परचेज 20% परचेज इज मेड ऑन कैश बेसिस, तो फिर यहाँ पर भी और बदल जाएगा कि 3,80,000, ठीक है, 20% नकद है, तो बाकी 80% है जी उधार, जिस पर क्रेडिटर्स निकलेंगे, और मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाई 12। तो इस तरह से करके फिर ये अपने को, तो लगभग ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स में इसमें कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें 2 मेथड्स और बताए थे मैंने आपको, वो वैसे इतने यूजफुल नहीं है, थ्योरी पर्पज से ही आते हैं, उनको मैं और यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने के बाकी जो 2 मेथड्स है वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक मेथड है इसमें परसेंटेज, तीसरा मेथड है ये, पहला कौन सा था, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड, दूसरा कौन सा था, फोरकास्टिंग मेथड, तीसरा है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड।
थ्योरी में लिखने में तो आपको काम आ सकते हैं, न्यूमेरिकल के तो चांस खैर बहुत ज़्यादा नहीं होते इसमें, पर बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे लास्ट ईयर का आपको डेटा है, लास्ट ईयर भाई आपकी सेल्स थी 24 लाख रुपए, ठीक है, और इसमें आपका रॉ मटेरियल इतना था, वर्क इन प्रोग्रेस इतना था, फिनिश गुड्स इतना था, डेटर्स इतने रुपए के थे, क्रेडिटर्स इतने रुपए के थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इतने रुपए के थे, ठीक है। आपको मैंने कहा कि रॉ मटेरियल तो था भैया आपका 2 लाख रुपए का, वर्क इन प्रोग्रेस थी मान लीजिए 60,000 रुपए की, फिनिश गुड्स था 3 लाख रुपए का, डेटर्स थे 5 लाख रुपए के, अपनी मन से कुछ भी मैं वैसे लिख रहा हूँ, क्रेडिटर्स थे आपके 4 लाख रुपए के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो थे 3 लाख रुपए। तो आप बताइए कि वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिएगी हमें अगर इस बार हमारी सेल्स 36 लाख हो गई हो तो, ठीक है। तो सेल्स हमारी 36 लाख है, तो हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, फिर हम सिंपली करंट ईयर की ऐसे एस्टिमेट कर लेते हैं भाई कि लास्ट ईयर आपका रॉ मटेरियल कितना था भाई 2 लाख, लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी 24 लाख, अभी सेल्स कितनी हो गई है, अभी सेल्स हो गई 36 लाख, तो कितना हो जाएगा 2 लाख डिवाइड बाई 24 लाख गुना 36 लाख, ठीक है। तो ये जितना अमाउंट आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, कितना रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे ही 60,000 थी जब सेल्स थी हमारी 24 लाख, 36 लाख है तो कितनी हो जाएगी लिख देंगे। फिनिश गुड्स 3 लाख थे जब सेल्स थी 24 लाख, तो 36 लाख है तो कितनी, सिंपली ऐसे कर लेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप सेल्स की परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, सेल्स को मैं वैसे 20 लाख कर दूं तो शायद ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, 24 की जगह 20 कर देता हूँ, तो 20 लाख में रॉ मटेरियल कितना 10%, परसेंटेज ऑफ सेल्स जैसा कि इसका नाम है उस रूप में करें तो 20 लाख में 60,000 3%, 20 लाख में 3 लाख यानी कि कितना हो जाएगा 15%, 20 लाख में 5 लाख यानी कि कितना हो जाएगा 25%, 20 लाख में 4 लाख यानी कि कितना हो जाएगा 30%, 20 लाख में 3 लाख यानी कि कितना हो जाएगा 15%। और अब आप इस 36 लाख का 10% कर दो, 3,60,000 रुपया रॉ मटेरियल, ऐसे भी कर सकते हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, सीधा लिखो 2 लाख थे जब सेल्स थी 20 लाख, तो 36 है तो कितने हो जाएंगे, तो 3,60,000, फिर वर्क इन प्रोग्रेस लिखना, फिर फिनिश्ड गुड्स को लिखना, फिर डेटर्स को लिखना, ये अपनी टोटल करंट असेट्स आ जाएगी। ऐसे ही फिर करंट लायबिलिटीज में लिखना, क्रेडिटर्स जब सेल्स 20 लाख थी तो 4 लाख, तो 36 है तो कितने हो जाएंगे, या सिंपली करो ये था 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 7,20,000, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15% थे, ठीक है, तो 20 लाख पर 15%, तो 36 के 15% कितने हो जाएंगे, जितने भी आ रहे हैं 36 लाख है तो 4,80,000 हो जाएंगे, और तब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है, ये जो एस्टिमेशन करा जाता है परसेंटेज ऑफ सेल्स में, इसमें सारी की सारी सभी एस्टिमेशन किसके बेस पर किए जाते हैं, सबके एस्टिमेशन जो है आपके केवल वर्किंग कैपिटल केवल जो सेल्स है उसके बेस पर किए जाते हैं। और चौथा मेथड जो लास्ट है वो बैलेंस शीट मेथड, बैलेंस शीट मेथड, इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे आप फाइनल अकाउंट्स आपने बनाए होंगे ना कभी, तो फाइनल अकाउंट्स की तरह हम अपने सबके अकाउंट्स तैयार कर लेते हैं, तो डेटर्स, कैश, कैश से संबंधित सब ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ कितनी हो रही है, कहाँ से कैश आया, टू बैलेंस बीडी कहाँ किधर से जुड़ा किधर से घटा, ये कैश का बैलेंस। डेटर्स का भी इसी तरह से, डेटर्स भाई बिक्री कहाँ कहाँ उधार की जहाँ से हमारे डेटर्स बढ़े, डेटर्स ने पेमेंट कितनी करी, बैड डेट्स कितने हुए, लास्ट में ये डेटर्स का बैलेंस, ऐसी क्रेडिटर्स का बैलेंस, सभी बैलेंस अलग अलग फाइंड आउट कर लिए जाते हैं, ठीक है। और उन सब का फिर जो डिफरेंस होता है, सारी करंट असेट्स वाले बैलेंस को जोड़ लेते हैं, करंट लायबिलिटी वाले बैलेंस को जोड़ लेते हैं, और जो उनका जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका चौथा मेथड है। अब एक छोटा सा लास्ट पॉइंट रह गया, कई बार उस पर पूरा
15-16 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं उसको करवा देता हूँ। ठीक है, डेप्थ में उस चीज़ पर नहीं जाएंगे, शॉर्ट में ही हम इसको पढ़ रहे हैं। एक टर्म्स इसमें आएगी आपकी MPBF, इसको समझिए, लास्ट का पॉइंट रहेगा आज का अपना MPBF। इसकी फुल फॉर्म अगर ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो ये कहलाता है मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। ठीक है, इसका मतलब बताता हूँ मैं भी आपको। देखिए, क्वेश्चन ये था कि वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग जो होती है, यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो फंड्स चाहिए वो पैसा कहाँ से मिले, तो वो पैसा जो है बैंक भी उसका एक सोर्स है, बैंक से मिलने वाला क्रेडिट भी उसका एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। लेकिन असमंजस ये थी कि बैंकों को कितनी उधार देनी चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन को अगर वो वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग बैंक की उधार से करना चाहता है तो बैंक ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा दे उसको, ताकि बैंक सेफ रहे। ठीक है, तो इस संबंध में अलग अलग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, अलग अलग अध्यक्षता में। ठीक है, जैसे दहेजिया कमेटी, टंडन कमेटी, ठीक है, चौरे कमेटी, चतुर्वेदी कमेटी, इस तरह की बहुत सारी कमेटियां गठित की गई। तो उन्हीं में ही हम अब उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो तो जब उसका जो एक अलग से पूरा चैप्टर है वहां पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो है, जो जिस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो एक टंडन कमेटी थी, टंडन कमेटी। ठीक है, इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी। ठीक है, ये कमेटी बनाई गई थी जुलाई 1974 में, और इसकी जो कन्वीनरशिप जो थी वो थी श्री P.L. टंडन, और 1975 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अगस्त 1975 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट, और इन्होंने कहा कि बैंक को ज्यादा से ज्यादा उधार कितनी देनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने 3 फॉर्मूले दिए। पहले मैं इनको तीनों फॉर्मूले लिख दूं, फिर मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, एक एग्जांपल से, बहुत छोटे से, एक लाइन के फॉर्मूले। ठीक है, इन्होंने पहला जो फॉर्मूला दिया है, फर्स्ट फॉर्मूला इन्होंने दिया, फर्स्ट फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग जो MPBF है, ठीक है, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, कि बैंक को जितनी फाइनेंसिंग करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, दैट शुड बी 0.75 ऑफ करंट असेट्स माइनस करंट। ये फर्स्ट फॉर्मूला दिया। मतलब भाई, अगर तुम्हारी टोटल करंट असेट्स मान लो 5 लाख रुपया है, और टोटल करंट लायबिलिटी है मान लो 2 लाख रुपये, समझने के लिए। ठीक है, तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है, 3 लाख। अब 3 लाख रुपए लेने के लिए देखो, 5 लाख रुपए में, ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नेट वर्किंग कैपिटल 3 लाख होने का मतलब ये है कि 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए की फाइनेंसिंग तो चलो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही होगी, बाकी 3 लाख रुपए आपको कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स से या बैंक से। तो 3 लाख रुपए की जरूरत है। अब हम 3 लाख रुपए की उधार मांगने के लिए बैंक के पास गए, लेकिन टंडन ने कहा कि नहीं, सारा पैसा आप मत दो, आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बैंक को कितना उधार देना चाहिए इस फर्म को, अगर ये आपके पास आते हैं तो 0.75 करंट असेट्स 5 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज यानी कि 2 लाख। ठीक है, यानी कि जो 3 लाख का 0.75 ये हो जाएगा 2,25,000। बस इतनी उधार तो बैंक को देनी चाहिए, बाकी कितनी बच गई है, 75,000 रुपए, ये कंपनी खुद अरेंज करे, शेयर इशू करे, डिवेंचर इशू करे, जैसे भी इसका मन करे उससे किसी और तरीके से दे। बस बैंक इससे ज्यादा पैसा ना दे, इससे ज्यादा पैसा देना बैंक के लिए सेफ नहीं रहेगा। बैंक के लिए फिर जो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसकी जो कहिए कि जो इस तरह की जो असेट्स होती हैं, ठीक है, वो मतलब उससे उसको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा फॉर्मूला इन्होंने दिया, सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला
नाम मेरे ध्यान से उतर गया था, एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए आपने सुना भी होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो अगर इससे ज्यादा अगर बैंक उधार देगा तो उसकी एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बढ़ोतरी होगी, इसलिए बस इससे अधिक इसको उधार नहीं देने चाहिए। जो सेकंड फॉर्मूला था उस पर थोड़ा सा इन्होंने और चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग एमपीबीएफ कितना होना चाहिए, एमपीबीएफ शुड बी 0.75 ऑफ करंट असेट्स, देखो ब्रैकेट हट गई है ध्यान रखना, माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी घटाकर फिर 0.75 कर रहे थे, अब पहले 0.75 करो फिर करंट लायबिलिटी घटाओ, यानी कि 0.75 गुना 5 लाख जो करंट असेट्स है माइनस करंट लायबिलिटीज जो है हमारी कितनी, 2 लाख। तो केवल करंट असेट्स का 75% कर दो, 5 लाख का 75% हो गया जी 3,75,000। इसमें से अपनी करंट लायबिलिटीज लेस कर दो 2 लाख रुपए, जो बचा 1,75,000 रुपया, ये तो दे बैंक। बाकी आपको चाहिए कितना था, 3 लाख, 1,25,000 रुपया लो अपने सोर्स से। ये फॉर्मूला थोड़ा सा और सख्त था फॉर्मूले के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट वाला थोड़ा लिबरल, दूसरा वाला सख्त, और तीसरा वाला आप देखेंगे इससे और भी अधिक सख्त। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, ये बस तीनों छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखना, कई बार आ जाता है क्वेश्चन इन पर, पूरे 16 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला ये कुछ थोड़ा सा और आगे चला जाता है, इसके अकॉर्डिंग एमपीबीएफ कितना होना चाहिए, it should be 0.75 of current assets minus core current assets, CCA minus current liabilities। अब ये CCA का मतलब मैं आपको बताता हूँ, CCA से बनता है कोर करंट एसेट्स, क्वेश्चन में वैसे आपको दे रखी होगी कोर करंट असेट। अभी कोर करंट एसेट्स क्या होती है, देखो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि एक तो होती है आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल और एक होती है सीजनल वर्किंग कैपिटल। तो जो वर्किंग कैपिटल आपको हमेशा चाहिए ही चाहिए, आपने देखो आप 10+2 जब आपने पढ़ी होगी तो आपके सब्जेक्ट के आगे लिखा होगा हिंदी कोर, इंग्लिश कोर, इसका मतलब वो सब्जेक्ट कंपलसरी है, वो तो है ही है। तो जो करंट एसेट जितना इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है, जितना रखना ही रखना है हर टाइम, जिसमें कोई चेंज नहीं हो, परमानेंट रिक्वायरमेंट है, उसे कोर करंट एसेट्स बोलते हैं। तो मान लीजिए जो 5 लाख रुपए की आपकी करंट एसेट्स है, ठीक है, इस 5 लाख रुपए की करंट एसेट्स में मान लो 1 लाख रुपए की करंट एसेट्स तो ऐसी है जो आपको चाहिए ही चाहिए हर वक्त, तो ये कोर करंट एसेट्स कहलाएगी। तो कहता है कि इसमें से इस कोर करंट एसेट्स को भी घटा दो, इसकी फाइनेंसिंग भी कंपनी खुद करनी चाहिए, और इस बाकी जो बची उसकी फाइनेंसिंग आप कर दो 0.75 और माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज कितनी थी अपनी, 2 लाख थी। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 4 का 0.75 3 लाख, और 3 लाख में से 2 लाख घटा दिया आपने, 1 लाख रुपए मात्र बैंक दे, बाकी चाहिए कितना था उसको, चाहिए था 3 लाख रुपए, बाकी 2 लाख रुपए का इंतजाम अपना खुद करो। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, पहला ज्यादा लिबरल है, तीसरा ज्यादा सख्त पड़ जाता है, इसलिए इसको जो रिकमेंडेशन जो थी उनमें से जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला था इसको एक्सेप्ट किया गया था, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। बाकी तीनों आपसे जब पूछेगा तो आपको तीनों से ही करके दिखाना होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से और समझ ले। तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कंसेप्ट मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। आगे हम जो है इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन ले लेंगे, डबल पारी में अगर हम काम करते हैं डबल शिफ्ट में तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, उनको और देख लेंगे जितना हमें टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आप इसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा।